Hello everyone, welcome to Elite's Grade. So in this particular video, we will discuss 10 questions of arithmetic. Start करते हैं हमारा discussion. I hope you will learn many new things in this particular video. Start करते हैं. So question 1 is average of n numbers is 42. If 75% of the number, 75% number मतलब 3/4. 3/4 of the number increase by 4 each and the remaining numbers are decreased by 8 each, then what is the average of the numbers so obtained? So very basic question. और इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज याद रखनी है आपको कि यहाँ पर n की वैल्यू को यू कैन लेट सम पर्टिकुलर वैल्यू कि 3/4 नंबर कह रहा है, तो हमने मान लिया लेट n इज इक्वल टू 4. ठीक है, मतलब एवरेज ऑफ 4 नंबर्स, जो एवरेज है 4 नंबर्स का, दैट इज इक्वल टू 42. और हमें पता है, हम लोगों ने क्लासेस में बहुत बार डिस्कशन किया कि वी अटैक ऑन टोटल सम. तो टोटल सम कितना हो जाएगा? दैट विल बी 4 into 42, दैट इज इक्वल टू 168. दैट विल बी योर टोटल सम. अब कह रहा है इफ 75% ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज बाय 4 ईच, मतलब जो 3 नंबर्स हैं, देखो जब कहा गया है 4 नंबर है, सबका एवरेज 42 है, तो ऐसा कह सकते हो कि हर नंबर 42 था. लेट करो, हर नंबर 42 42 42 42 था, तो उनका एवरेज भी 42 था. टोटल सम 168 था. अब उनमें से 3 नंबर को 4 से इंक्रीज कर दिया 4 से, मतलब 46 46 46 हो गए. रिमेनिंग नंबर आर डिक्रीज बाय 8 ईच, मतलब एक नंबर को अगर 8 से डिक्रीज कर दोगे तो वो बचेगा 34. ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन? अब एवरेज करना है. 2 5 4 9 13 17 172 डिवाइड बाय 4, कितना एवरेज आ गया? दैट विल बी इक्वल टू 43. दैट शुड बी योर एवरेज. सो दिस शुड बी योर आइडियल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एन के टर्म पे ले जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है कि आप एन के टर्म पे ले जाओ, वहां सोचो जबरदस्ती, नहीं. you just need to take n is equal to 4 and you can approach this type of question. ठीक है, I hope this is clear to everyone. सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सेकंड क्वेश्चन कह रहा था एवरेज ऑफ 18 नंबर इज 37.5. If 6 number of average x are added to them, then the average of all numbers increase by 1, the value of x. Again a basic question. धीरे धीरे इस बेसिक, फिर थोड़े से मीडियम लेवल, फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. एवरेज ऑफ 18 नंबर इज 37.5. ठीक है, जो एवरेज दिया है 18 नंबर का, दैट इज गिवन एज 37.5. तो टोटल समेशन कितना हो जाएगा? दैट विल बी 18 into 37.5. दैट विल बी योर टोटल समेशन. 6 नंबर्स ऑफ एवरेज x, जो 6 नंबर्स जो ऐड हो रहे हैं उनका एवरेज दिया x, दैट मीन टोटल समेशन कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 6x. दैट मीन्स अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया जाएगा तो टोटल समेशन कितना हो जाएगा? दैट विल बी 18 into 37.5 प्लस 6x. टोटल नंबर कितने हो गए? पहले 18 नंबर्स थे, उनका टोटल समेशन ये था, फिर 6 नंबर हुए, टोटल समेशन विल बी दिस. नाउ टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? दैट विल बी 24. जब इसको 24 से डिवाइड कर दोगे, दैट विल बी एवरेज ऑफ 24 नंबर्स. कह रहा है एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स, ऑल द नंबर्स मींस 24 नंबर्स इंक्रीज बाय 1. जो पहले एवरेज हुआ करता था उससे एक इंक्रीज हो गया है, दैट मींस इट विल बी 38.5. सो 18 into 37.5 plus 6x, that is equal to 24 into 38.5. You can find the value of x. x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, you will get your answer. वेरी बेसिक क्वेश्चन. इस तरह के बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने क्लासेस में ऑलरेडी किए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम अमाउंट ऑफ एसिड इज टेकन आउट ऑफ अ 54 लीटर वेसल फुल ऑफ एसिड and then an equal amount of water is added to it. The process is repeated once more. As a result, the vessel now contains 24 liter pure acid. How much of the acid was taken out initially? तो बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग बात करें, हम लोग this is a pure multiplication factor question, that acid final is equal to acid initial into multiplication factor into multiplication factor. क्योंकि 2 बार प्रोसेस हो रहा है और सेम प्रोसेस हो रहा है, सेम रिमूवल सेम एडिशन, है ना. जितना रिमूव कर रहे हैं उतना ही एडिशन कर रहे हैं.
तो ऐसी चीज थी कि हमारे सामने एक 54 लीटर का वेसल था जिसमें प्योर एसिड था, वहां से कुछ लीटर, मान लो x लीटर वेसल रिमूव किया गया है, x लीटर, और उतना ही वाटर ऐड कर दिया। अगेन सेम x लीटर मिक्सचर रिमूव किया गया है और फिर उतना ही वाटर ऐड कर दिया। मतलब लीटर मिक्सचर रिमूव, पहले एसिड रिमूव हुआ होगा, फिर वाटर ऐड होगा, फिर मिक्सचर रिमूव हुआ होगा, फिर वाटर ऐड हुआ होगा। ठीक है, अब जो फाइनल बना है, वेसल नाउ कंटेन 24 लीटर प्योर एसिड। यहां पे 24 लीटर प्योर एसिड हमारे सामने आ गया, 24 लीटर प्योर एसिड। यहाँ पे 54 था, यहाँ पे इट विल बी 24। ठीक है, तो हम लोग वही फॉर्मूला लगा देते हैं, एसिड फाइनल दैट विल बी 24, एसिड इनिशियल दैट इज इक्वल टू 54 इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। तो 24 मतलब अगर इसको 2 से कैंसिल करें, 12, 27, 4, 9, दैट मीन 4/9 इज इक्वल टू mf का होल स्क्वायर। दैट मीन जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आ गया दैट विल बी 2/3। mf का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/9, सो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज इक्वल टू 2/3। इसका मतलब यह है कि अगर 2/3 है, इसका मतलब है कि 3 अगर इनिशियल सॉल्यूशन था, इनिशियल एसिड जो था बेसिकली, या सॉल्यूशन जो था, इनिशियल सॉल्यूशन 3 था, तो रिमूवल कितने का था? 1 का रिमूवल था, है ना। 3 इनिशियल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन 2 रह गया है, रिमूवल कितने का? 1 का। हमसे पूछ रहा है हाउ मच ऑफ द एसिड वाज टेकन आउट ऑफ इनिशियली, तो इनिशियल सॉल्यूशन 54 था, उस सॉल्यूशन में केवल एसिड हुआ करता था। 54 सॉल्यूशन में कितना रिमूवल हुआ होगा? 1/3 इंटू 54, मतलब 18 लीटर का रिमूवल हुआ। दैट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस में किए हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। After the addition of 35 liter of water to a can of diluted milk, the concentration of a milk can becomes 30%। मतलब 30% मिल्क रह गया है और 70% वाटर है। तो अगर मान लें पहले हमारे सामने मिल्क था और वाटर था, इसमें हम लोगों ने अगर 35 लीटर ऐड कर दिया तो मिल्क बचा 30%, वाटर होगा 70%, तो 3/7 आ गया रेशियो। तो दैट मीन दिस विल बी 7 मिल्क इज इक्वल टू 3W प्लस 105। ये मेरी पहली कंडीशन बन गई। नाउ फर्दर, मतलब अगेन 40 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। अब और 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो W प्लस 35 प्लस 40 मतलब कितना हो गया? 75। कंसंट्रेशन ऑफ द मिल्क इन कैन गेट रिड्यूस बाय 10% पॉइंट, मतलब अब 20% हो गया मिल्क का कंसंट्रेशन। अगर मिल्क का कंसंट्रेशन 20% हो गया होगा तो वाटर कितना हो गया होगा? 8 हो गया होगा। अगेन इसको सॉल्व करें तो 8m इज इक्वल टू, ये कैंसिल कर दिया, 1/4 कर दिया, तो 4m इज इक्वल टू W प्लस 75। ये सेकेंड कंडीशन आ गई। दो इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, यू कैन सॉल्व दिस। इस पे 3 से मल्टीप्लाई अगर कर दे तो 12m इज इक्वल टू 3W प्लस 225। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, है ना, सॉल्विंग कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की। 12m माइनस 7m दैट विल बी 5m, 3W 0 दैट विल बी इक्वल टू 120। तो जो मिल्क की इनिशियल वैल्यू आ गई दैट विल बी 24। वाटर की जो इनिशियल वैल्यू आएगी अगर हम लोग देखें, 4 मिल्क इज इक्वल टू W प्लस दिस, तो 96। 4 मिल्क 24 इंटू 4 96 इज इक्वल टू W प्लस 75। तो वाटर की इनिशियल वैल्यू आ गई 21। अब वो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मोर लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू द कैन नाउ सच दैट द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क कैन बिकम्स 8%। मतलब यहां से कितना वाटर और ऐड किया जाए? पहले मिल्क कितना है? 24 है, वाटर प्लस 75 मतलब 96 है। इसमें और कितना वाटर ऐड किया जाए? मान लो x क्वांटिटी वाटर ऐड किया जाए जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क 8% हो जाए, मतलब 8% मिल्क हो जाए और वाटर 92% हो जाए। तो ये कैंसिल किया, 23, ये आ गया 12 इंटू 23 276 इज इक्वल टू 96 प्लस x। तो x की वैल्यू आ गई 0, 180। मतलब कितने लीटर वाटर और ऐड किया जाए? 180 लीटर वाटर और ऐड किया जाए
जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क 8%। जैसे जैसे वाटर ऐड करते चले जाओगे कंसंट्रेशन घटता चला जाएगा, पहले 30% था, देन चेंज टू 20%, देन चेंज टू 8%, है ना। वाटर की क्वांटिटी बढ़ाते चले जाओगे तो मिल्क का कंसंट्रेशन घटता चला जाएगा। दिस इज ऑब्वियस कि पहले 35 लीटर वाटर ऐड किया था, फिर 40 लीटर वाटर ऐड किया, अब और वाटर ज्यादा वाटर ऐड किया, तभी बहुत कम कंसंट्रेशन रह गया उसमें, 180 लीटर ऐड किया। वेरी बेसिक क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन कैट में काफी ज्यादा बनते रहते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन सनी विल बी एज ओल्ड एज हिज फादर एट प्रेजेंट, सनी विल बी 5 times एज ओल्ड एज हिज सन एट प्रेजेंट। Also by then Sunny's son will be 6 years older than age of Sunny at present. The sum of ages of Sunny's father and Sunny is 85 years at present. What is the sum of ages of Sunny's son and Sunny at present? ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर इसको तुम देखो, एक प्रेजेंट है एक फ्यूचर है, बेसिकली एक प्रेजेंट में ब्रेक किया गया है क्वेश्चन को, एक फ्यूचर में ब्रेक किया गया। 3% पिक्चर में हमेशा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस तरह के, अगर सही तरह से ब्रेक करोगे। ये सनी है, ये फादर है, और ये सन, ठीक है। व्हेन सनी विल बी मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, एज ओल्ड एज हिज फादर एट प्रेजेंट, सनी विल बी 5 times एज ओल्ड एज हिज सन एट प्रेजेंट। मतलब अगर तुम सही से रीड करोगे, सनी विल बी, सनी के फ्यूचर की बात है, हिज फादर इज एट प्रेजेंट, फादर के प्रेजेंट की बात हो रही है यहां पर, सनी विल बी, सनी के फ्यूचर की बात हो रही है, 5 times सन एट प्रेजेंट, सन के प्रेजेंट की बात हो रही है। इसका मतलब यह है कि जो सन की प्रेजेंट एज होगी, मान लो एक्स है, सनी विल बी 5 times एज ओल्ड एज हिज सन एट प्रेजेंट, 5 times ओल्ड होगा। कब होगा ये कंडीशन? When सनी विल बी एज ओल्ड एज हिज फादर एट प्रेजेंट, मतलब सनी के फादर की ये करंट एज है। फिर से समझो, सनी की फ्यूचर एज सनी के सन की एज की 5 times होगी जब सनी की फ्यूचर एज फादर की प्रेजेंट एज के इक्वल है। बहुत इजी रिप्रेजेंटेशन है और वर्ड को बस समझना है। विल मतलब फ्यूचर चल रहा है, इज मतलब प्रेजेंट चल रहा है, मतलब फादर की प्रेजेंट एज की बात चल रही है, सन की प्रेजेंट एज की बात चल रही है, सनी के फ्यूचर की एज की बात कर रही है। व्हेन सनी विल बी एज ओल्ड एज हिज फादर एट प्रेजेंट, व्हेन सनी विल बी एज ओल्ड एज हिज फादर एट प्रेजेंट, सनी विल बी एज ओल्ड एज हिज सन एट प्रेजेंट, 5 times एज ओल्ड एज, ये हो गया। ऑल्सो बाई देन सनी सन विल बी, मतलब जब फ्यूचर की जिस समय की बात हो रही है उस समय, मान लो ये 1990 की बात हो रही है, प्रेजेंट है, मान लेते हैं ये 2022 की बात हो रही है प्रेजेंट की, और ये बात हो जाए 2100 की, ऐसा कोई सिनारियो हो जाए, ठीक है, ये फ्यूचर की बात हो रही है। हमसे कह रहा है कि बाई देन, इस समय तक, ये 2100 तक, सनी सन विल बी 6 years ओल्डर, मतलब अब सनी के सन की फ्यूचर की बात हो रही है, ही विल बी 6 years ओल्डर देन द एज ऑफ सनी एट प्रेजेंट। मान लो सनी की प्रेजेंट एज y है, तो सन की फ्यूचर एज इस समय कितनी होगी? y+6 होगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखो क्या है, ये मान लो, अगर ये जस्ट मानो ये प्रेजेंट एज 2022 की बात हो रही है, ठीक है, ये एज हो रही है मान लो 2100 की बात हो रही है। अब समझो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सनी के लिए हो या फादर के लिए हो या उसके सन के लिए हो, दैट विल बी सेम। जैसे मैं अगर तुमसे कहूं कि मान लो कि 2000 में मेरी एज 5 years है, 2005 में मेरी एज मान लेते 10 years हो गई, 5 साल का डिफरेंस रखा मैंने। अगर मेरे फादर की एज उस समय लेट करो 15 years थी, तो 2005 में इट विल बी 20 years। ये जो डिफरेंस होगा फ्यूचर से प्रेजेंट का, दैट विल बी सेम, क्योंकि उतना ही इंक्रीमेंट सबकी एज में हो रहा होगा। तो एक कंडीशन मुझे वहां से मिल जाती इस तरह के क्वेश्चन में, कि जो 5x माइनस वाई होगा, सनी की फ्यूचर एज और प्रेजेंट एज का डिफरेंस, वही सन की फ्यूचर एज मतलब y+6 माइनस x के इक्वल होगा। तो 6x इज इक्वल टू 2y+6 हो गया।
तो 3x इज -3 इज इक्वल टू y हो गया, ये पहली कंडीशन बन गई। दूसरा कह रहा है द सम ऑफ एज ऑफ सनीज फादर, सनी के फादर और सनी की प्रेजेंट एज, मतलब y प्लस 5x दैट इज इक्वल टू 85 दिया, y की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दी, तो 3x माइनस 3 प्लस 5x इज इक्वल टू 85, तो 8x इज इक्वल टू 88, तो x की वैल्यू आ गई 11। अब कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ सनी सन एंड सनी एट प्रेजेंट, मतलब x प्लस y का समेशन हमें बताना है। x 11 हो गई है तो y कितना हो गया, 3 इंटू 11 33 माइनस 3 30 हो गया, x 11 y 30, सन और सनी की प्रेजेंट एज का समेशन कितना हो गया, दैट विल बी 41। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर पता ना हो अप्रोच तो बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अगर अप्रोच तुम्हें पता है, अगर तुम विल इस पे कंसंट्रेट कर रहे हो और रिप्रेजेंटेशन अच्छे से कर रहे हो, यू कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 100 आइटम वाज 46। ठीक है, जैसे ही मीन दिखे और नंबर दिखे उसी समय हम लोग टोटल सम पे कंसंट्रेट कर लेते हैं, मतलब जो टोटल सम होने वाला है वो होने वाला है 100 इंटू 46 दैट इज इक्वल टू 4600, ये टोटल सम होने वाला है। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट एन आइटम 16 वाज मिसरेड एज 61। 16 ऐड करना चाहिए था, कितना ऐड करना चाहिए था, 16 ऐड करना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह 61 ऐड कर दिया है, मतलब कितना ज्यादा ऐड कर दिया है। अगर मैं बात करूं कितना ज्यादा यहां पे ऐड कर दिया है, तो दैट विल बी इक्वल टू 45, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, मतलब टोटल सम में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 45 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि तुम्हें पता है यार 16 तुम्हें ऐड करना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह तुमने 61 ऐड कर दिया है, मतलब 45 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, तो 45 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा टोटल सम से। Another item 43 was misread as 34, मतलब 43 तुम्हें ऐड करना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ दैट यू एडेड 34, मतलब कितना कम ऐड किया है, 9 कम ऐड किया है तुमने, 34 तुमने ऐड किया है और ऐड करना कितना चाहिए था 43, मतलब 9 तुमने कम ऐड किया है तो 9 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो 46000 माइनस 36। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, मतलब 4564, ये तुम्हारा आ गया इतना। It was also found that the number of item was 90 and not 100, then what is the correct mean? ये टोटल सम है और आइटम जो है उनका वो 90 है इंस्टेड ऑफ 100, तो अगर एवरेज निकालना है, करेक्ट एवरेज, तो इसको कितने से डिवाइड कर दोगे, यू विल डिवाइड इट बाई 90 से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो पहले देखो क्या था, टोटल सम 4600 था, ठीक है, 46 तो टोटल सम 4600 था, 61 ऐड कर दिया था बाई चांस, 61 सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसकी जगह ऐड कितना होना था, 16 होना था, 34 ऐड कर दिया था, होना कितना चाहिए था, 43 होना चाहिए था, ये टोटल सम होना चाहिए था, और इंस्टेड ऑफ 100 आइटम 90 आइटम होने चाहिए थे, तो 90 से डिवाइड कर दिया, दैट विल बी योर एवरेज। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। The cost price of 10 apples is equal to the selling price of 15 bananas, मतलब जो CP है 10 apples का, that is SP of 15 bananas. If a banana was bought at the same price as that on apple, मतलब जो बनाना को सेम प्राइस पे अगर बॉट किया जा रहा है, तो दैट मींस CP of 10 banana is equal to SP of 15 banana। ठीक है, CP ऑफ 10 बनाना इज इक्वल टू SP ऑफ 15 बनाना आ गया। अब कह रहा है परसेंट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग 12 बनानास, अगर परसेंट प्रॉफिट लॉस निकालना है तो 12 बनाना पे निकालो या एक बनाना पे निकालो, परसेंट प्रॉफिट विल रिमेन सेम, है ना, परसेंट प्रॉफिट। अब कॉस्ट प्राइस जो 10 बनाना का है वो सेलिंग प्राइस 15 बनाना का है, इसका मतलब ये है कि 5 बनाना का तो तुम्हारे सामने सीधा सीधा तुम्हें लॉस तो दिख ही रहा होगा। देखो मान लो इसको 150 के इक्वल फॉर इजी कैलकुलेशन, कि 10 बनाना का जो कॉस्ट प्राइस है वो 150 है, तो एक बनाना का जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो 15 रुपीज आ गया, और एक बनाना का जो सेलिंग प्राइस आ गया वो आ गया 10 रुपीज।
इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट लॉस हुआ है वो 5 रुपए का लॉस हो गया आउट ऑफ 15 इंटू 100, मतलब कितने हो गया 100/3% का लॉस हो रहा है यहाँ पे, नॉट प्रॉफिट, लॉस पे वो चला जाएगा। वेरी बेसिक क्वेश्चन सबने सॉल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चन को तो, कि कॉस्ट प्राइस 10 एप्पल का, सेलिंग प्राइस 15 बनाना का है, और एप्पल का कॉस्ट प्राइस जो है बनाना के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, यहाँ पुट कर दिया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बनाना इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बनाना, 150 के इक्वल कर दिया उसको। तुम वेरिएबल ले सकते हो, एक्स के इक्वल रख सकते हो, तो एक बनाना का कॉस्ट प्राइस 15 रुपए आ गया, एक बनाना का सेलिंग प्राइस इतना आ गया, 5 रुपए का लॉस हुआ है आउट ऑफ 15 इंटू 100, दैट शुड बी योर आंसर। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अश्विन बॉट अ रेडियो एट ₹2000, मतलब कॉस्ट प्राइस मुझे कितना गिवन है, दैट इज गिवन एज ₹2000। ही मार्क्ड इट एज ₹3000, मतलब जो मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है एमपी, दैट इज गिवन एज ₹3000, and then sold it after giving a certain discount. If the discount percentage offered by him, discount percentage, discount, and magnitude of profit loss percentage profit or loss, that is given as 2:3, ये रेशियो 2:3। मतलब ये अगर मैं परसेंटेज डिस्काउंट को कहूं कि ये 2x है, तो जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा दैट विल बी 3x, या परसेंटेज जो लॉस होगा दैट विल बी इक्वल टू 3x। ठीक है, अब इट फॉलोज उसने प्रॉफिट किया है कि लॉस किया है हमें बताना। ठीक है, परफेक्ट। कॉस्ट प्राइस इतना है, मार्क प्राइस इतना है, डिस्काउंट 2x दे रहे हो, डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो 2x परसेंटेज है। इसका मतलब है कितना ओरिजिनल डिस्काउंट दे रहे हो, यू आर गिविंग डिस्काउंट 3000 का 2x% डिस्काउंट दे रहे हो अगर, तो 60x रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हो। मतलब जो सेलिंग प्राइस हो गया वो हो गया 3000 माइनस 60x, दैट विल बी योर सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 2000 रुपीज है, मार्क प्राइस 3000 रुपीज है, डिस्काउंट 2x परसेंटेज है, सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। ये हमें गिवन है कितने के इक्वल, 3x के इक्वल। एसपी है 3000 माइनस 60x माइनस सीपी है 2000 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 इज इक्वल टू 3x। ये कैंसिल हो गया, 1000 माइनस 60x इज इक्वल टू 20 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, अगेन 60x आ गया, तो 120x इज इक्वल टू 1000 आ गया, 120x। हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है यार कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, हमें 3x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको कितने से डिवाइड कर दे कि 3x की वैल्यू निकल जाए, 40 से डिवाइड कर दे, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, इज मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब कई बच्चों के दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि सर लॉस कैसे हमें पता चला कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस क्यों नहीं हो सकता। तो तुम अगर देखोगे कि एसपी हमारा ये है, सीपी हमारा ये है, अगर मैं लॉस परसेंटेज की बात करूं, अगर मैं लॉस की बात करता, तो लॉस हम मानते तो 2000 माइनस 3000 माइनस 60x आता, ये लॉस होता। मतलब लॉस होता 60x माइनस 1000, इतने रुपीस का लॉस होता। लॉस को अगर सीपी से डिवाइड करते 2000 से इंटू 100 करते, दैट इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज, मतलब 3x के इक्वल आता। ये वैल्यू कैंसिल होती, 60x माइनस 1000 इज इक्वल टू 60x आ जाता। तो यू विल गेट कि ये कैंसिल आउट हो जा रहे थे, इसलिए लॉस परसेंटेज पे नहीं, दिस क्वेश्चन विल गिव यू प्रॉफिट आउट ऑफ इट, तो वहां पे हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट इसलिए भी मिलने वाला है क्योंकि ये 2:3 के रेशियो में जा रहा है, तो उतना लॉस हो नहीं पाएगा जितने प्रॉफिट पे आए। चलो ठीक है, बाकी यू कैन फाइंड बाय गेटिंग दिस वैल्यू, पर 25% प्रॉफिट। तो पहले डिस्काउंट को कुछ मान लिया 2x और 3x के रेशियो में, वहां से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब मर्चेंट सेल हिज क्लॉथ एट 20% प्रॉफिट, however he finds that on an average for every 20 meter he sells 3 meter of cloth go to waste. What is his approx percent or loss in the transaction? पहले दो मेथड डिस्कस करेंगे, एक बेसिक मेथड, ठीक है ना, एक जो हम लोगों ने बेसिकली क्लासेस में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी डिस्कस किया उसका मेथड भी डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग मान लें कि 1 मीटर का
जो कॉस्ट प्राइस है, जो भी 1 मीटर का कॉस्ट प्राइस बन रहा है, मान लो 100 रुपीज है 1 मीटर का कॉस्ट प्राइस, और 1 मीटर का जो सेलिंग प्राइस है, अब मर्चेंट सेल इस क्लॉथ एट 20% प्रॉफिट, मतलब 120 रुपए, 120 रुपीज। अब हो क्या रहा है क्वेश्चन में कि जब वो 20 मीटर सेल करता है, तो उसको तो उतने का ही पैसा मिल रहा होगा 20 मीटर का ही, लेकिन मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस बन रहा होगा वो उसको 20 मीटर का ही मिल रहा होगा सेलिंग प्राइस पे, लेकिन जो उसको कॉस्ट पड़ रही है उसके साथ साथ 3 मीटर वेस्ट हो जाता है। उसको कॉस्ट जो पड़ रही है वो 23 मीटर की पड़ रही है। सेल करते समय उसको जो कस्टमर पैसा दे रहा होगा 20 मीटर का पैसा दे रहा होगा, दैट मीन 20 मीटर का जो पैसा दे रहा होगा वो 2400 रुपीज ही दे रहा होगा पैसा, लेकिन उसको कॉस्ट 20 मीटर की तो पड़ी होगी, उसके साथ 3 मीटर वेस्ट हो जा रहा है, इतनी कॉस्ट पड़ रही है, मतलब 2300 रुपीज उसको कॉस्ट पड़ जा रही है। उसका सेलिंग प्राइस 2400 रुपए आ रहा है, कॉस्ट प्राइस 2300 रुपीज आ रहा है, उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है आउट ऑफ 23000 इनटू 100, तो इसका मतलब कितना आ गया? 4.34% का प्रॉफिट यहाँ। ठीक है, वेरी बेसिक मेथड। आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या चीज कही जा रही। 20 मीटर वो जब बेचता है तो 3 मीटर और क्लॉथ वेस्ट हो जाता है, तो मतलब 20 मीटर का तो उसको पैसा कस्टमर दे रहा होगा, जो वेस्ट हो रहा है उसका पैसा थोड़ी ना दे रहा होगा, लेकिन वेस्ट होने का उसको कॉस्ट प्राइस तो पड़ेगा। तो 23 मीटर का कॉस्ट प्राइस 2400 यहाँ पे आ जाएगा, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, मेथड 2 जिसको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर पता है, दे कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। कि हमें पता है जो सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस इनटू 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना होगा? 120/100, और यहां पे 20 मीटर की जगह 23 मीटर का उसको पड़ रहा है, 20 मीटर की जगह उसको 23 मीटर लग रहा है, मतलब ही विल गेट लॉस आउट ऑफ इट, तो दैट विल बी 20/23। जहां पे लॉस होता है वहां पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 से कम होता है, जहां प्रॉफिट होता है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 से ज्यादा होता है, तो ये बस, तो SP इज इक्वल टू CP इंटू 24/23 आ गया। अगर CP को 23 कहोगे तो सेलिंग प्राइस 24 हो जाएगा, प्रॉफिट कितने रुपए का होगा? 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, 1/23 इंटू 100, दैट इज 4.34% का प्रॉफिट। ठीक है, आई होप दोनों मेथड क्लियर होंगे। फर्स्ट मेथड उनके लिए जो सब लोग समझ जाएंगे, सेकंड मेथड जो क्लासेस कर रहे हैं हम लोगों की उनको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A man sells 2 scooter for itne rupees each. He makes a profit of 20% on the one and a loss of 20% on the other. The profit loss on the profit. ठीक है, मान लो पहले वाले का जो कॉस्ट प्राइस था वो था 100x, दूसरे वाले का जो कॉस्ट प्राइस था वो मान लेते 100y था। पहले वाले को 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 120x हो गया। तो इस 120x की वैल्यू जो है वो 12,000 के इक्वल है, तो x की वैल्यू आ गई 1000 के इक्वल, नहीं 100 के इक्वल आ गई x की वैल्यू, 100 के इक्वल आ गई, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 10,000 रुपीज। 100 इंटू 100 10,000। यहाँ पे 20% लॉस हुआ है, मतलब 80y सेलिंग प्राइस है, दैट इज इक्वल टू 12,000। ये कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 150 आया, तो जो इसका कॉस्ट प्राइस बना वो बना 15,000 रुपीज। तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस बना दोनों का वो बना 25,000 रुपीज टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ है? 24,000 रुपीज। हमसे कह रहा है कि प्रॉफिट और लॉस कितना है, कितने का लॉस हो रहा है? 1000 रुपीज का लॉस हो रहा है। ठीक है, 1000 रुपीज, वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये तो बस आप बच्चों ने सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, आई होप यू गॉट ऑल द क्वेश्चन। कई क्वेश्चन इसमें से काफी अच्छे थे जो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, और कई क्वेश्चन इजी भी थे जो काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं 10 क्वेश्चन का डिस्कशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, जिससे कि ग्रो करने में हेल्प मिले। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।